अगर हमें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो क्रिएट करनी है तो हमें बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत होती ही होती है। वो क्या दो चीज़ें हैं? एक तो हमारे पास एक डोमेन नेम होना चाहिए और क्या होनी चाहिए, एक होस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस शो करवाना चाहते हैं तो हमारे पास ये दो चीज़ों का जो होना है ना, ये मैंडेटरी है, मस्ट है। इसके अलावा हम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो शो नहीं कर सकते। वेबसाइट, ऑनलाइन प्रेजेंस से मुराद है हमारी वेबसाइट, तो वो हम जो है ना क्रिएट नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जितनी भी हम चीज़ों को इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, जैसे कि facebook.com है, fiverr.com है, google.com है, तो बेसिकली जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट इन्हें इनके नाम से नहीं पहचानता। इंटरनेट इन्हें पहचानता है आईपी एड्रेसेस की बेस पे, जिसे हम क्या कहते हैं, आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जी, क्या होती है जी इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इंटरनेट पे चीज़ों की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है आईपी एड्रेसेस की बेस पे। बट आप सोच रहे होंगे कि सर आईपी एड्रेस तो कुछ डिजिट्स वाला होता होगा, इस तरह से, ऐसे 192.168.0.1 वगैरह। आईपी एड्रेस तो कुछ इस तरह का होता है। तो हम तो एड्रेस बार के अंदर यहाँ पे जाके गूगल लिख देते हैं, हम तो क्या कर लेते हैं, हम तो लिख देते हैं फेसबुक। तो फिर हमारे पास हम ये भी कह रहे हैं कि जो इंटरनेट पे चीज़ें हैं, मैं इसे थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेट पे चीज़ें हैं वो तो इसकी बेस पे पहचानी जाती हैं, आईपी की बेस पे। बट हम तो क्या लिख लेते हैं, www.google। देखें, इसको कहते हैं बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम। हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हमें सब आईपीज़ याद रखनी पड़ती तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 आईपीज़ या 5 से 10 आईपीज़ जो है ना वो याद रख सकते। बट अगर अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपको कितनी वेबसाइट्स का पता है या कितनी वेबसाइट्स आपको याद है, तो आप कहेंगे सर 100 के करीब याद होंगी या 150 के करीब याद होंगी या बेतहाशा याद है आप लोगों को। ठीक है, कैसे? फेसबुक याद है, facebook.com, fiverr.com, upwork.com, freelancer.com, google.com, youtube.com। अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ले लें तो अपनी मुल्की सतह पे ले लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं ना वो याद है। फ्री पिक है, अनस्प्लैश है। इस तरह से अगर आप गिनते जाएं तो आप थोड़ी देर गिने तो आप कहेंगे सर हमें तो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट याद है। बट अगर आप लोगों को आईपी एड्रेस याद रखने पड़ जाते तो आपको 4 से 5 आईपी एड्रेस याद होते। क्यों? क्योंकि हमें आईपी एड्रेस के बिहाफ पे चीज़ों को सर्च आउट करना पड़ता। बट हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास उनके लिए एक डोमेन नेम सिस्टम आ गया कि हम उसे आसान अल्फाज में याद रखें ताकि हम लॉन्ग टर्म के अंदर भी चीज़ों को एक तो अच्छे से मेमोराइज कर सकें और दूसरा हम ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकें। हमारे लिए ये चीज़ आसान है कि हम गूगल को याद रखें। ऑन द अदर हैंड ये चीज़ मुश्किल होगी कि आप ऐसे याद रखें 192.168 वगैरह, और हो सकता है कि आईपी एड्रेस चेंज हो जाए तो फिर हर किसी की तो चेंज ही होगी ना, तो हम सबकी जो है वो याद नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे पास जो ये सिस्टम है इसे हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, जिसकी बिहाफ पे हम नामों को आसान कर दिया है। और ये जो नाम है बेसिकली ये किसी आईपी के साथ मैप हुआ है। ये जो google.com है ये किसी पार्टिकुलर आईपी के साथ मैप हुआ है। ये उसी तरह से है जैसे आप अपने कीबोर्ड से F प्रेस करते हो
बट आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उस एफ को रिकॉग्नाइज करता है किसी कोड की शक्ल में, बट आपको स्क्रीन के ऊपर एफ ही नज़र आता है कि आपने एफ जो है ना वो प्रेस किया। जैसे मैंने एफ प्रेस किया है तो मेरे लैपटॉप ने इसे किसी कोड में रिकॉग्नाइज किया है, बट स्क्रीन पे दिखा दिया कि आपने एफ लिखा है। इसी तरह से ये जो google.com मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, google.com की बेसिकली आईपी है जिसकी बेस पे इंटरनेट पे चीज़ें रिकॉग्नाइज हो रही हैं। जब मैं गूगल लिखता हूँ तो इंटरनेट ने इसे एज एन आईपी लेना है कि आपने गूगल लिखा है, गूगल की आईपी उसके पास मौजूद है, उसने उसको सर्च करके और आपको रिजल्ट जो है वो शो करवा देने हैं। बट खुद उसने रिकॉग्नाइज करने के लिए किसका सहारा लेना है? आईपी। ठीक है, तो चीज़ों की पहचान करने के लिए, चीज़ों को इंटरनेट पे आसानी से याद रखने के लिए और उन्हें मेमोराइज आसानी से करवाने के लिए, पहचान करवाने के लिए हमारे पास क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। अब हमें भी जब अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस खड़ी करनी है तो हमारे पास भी एक ऑनलाइन डोमेन होनी चाहिए। हमारा अब जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट आईपी से ख़त्म हो चुका है, हमारा ताल्लुक डोमेन से है। हाँ, उस डोमेन के पीछे कोई आईपी लगी हुई होगी, उससे हमारा लेना देना नहीं होता। अगर उससे भी हमारा लेना देना है तो फिर उनको इस सिस्टम लाने का क्या फ़ायदा जब आपको आईपी ही याद रखनी है। उस डोमेन के पीछे कोई आईपी ज़रूर लगी होगी, बट हमारा लेना देना किससे होता है? उस नाम से। जैसे कि अब आपको मैं सिंपल अल्फाज में अगर बताऊं कि ये मैंने डोमेन परचेज की, रजिस्टर करवाई सैयद हमजा ताहिर .com। अब इस सैयद हमजा ताहिर के बैग पे कुछ आईपी मुझे जो है ना वो इंटरनेट पे पहचान करवा रही है, बट उसका मुझे पता भी नहीं होगा कि वो क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या करवा दिया, मुझे तो यही पता है कि जो सैयद हमजा ताहिर है, क्योंकि मैंने बाकी सबको भी बताना है। अगर आपको बताना है तो मैं सैयद हमजा ताहिर .com बताऊंगा, ना कि उसकी आईपी बताऊं कि ये जाके लिखोगे तो मेरी वेबसाइट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरनेट पे पहचान करने के लिए चीज़ों के डोमेन का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, ये तो एक डोमेन की पूरी हिस्ट्री थी और मैकेनिज़्म था कि हमारे पास डोमेन्स वगैरह, जो डोमेन नेम्स हैं वो कैसे होते हैं और क्या सारा है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बात की कि अगर मुझे अपनी ऑनलाइन वेबसाइट खड़ी करनी है, ऑनलाइन एक प्रेजेंस मुझे चाहिए, तो मेरे पास एक डोमेन होनी चाहिए और एक होस्टिंग होनी चाहिए। होस्टिंग को समझने के लिए सबसे आसान चीज़ ये है, लोग अक्सर इन दोनों चीज़ों को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास एक प्लॉट है। ठीक है, आपके पास एक प्लॉट है, कितने भी वो साइज का हो सकता है, वो 3 मरला का है, वो 5 मरला का है, वो 10 मरला का है, 1 कनाल का है, जितना भी है, आपके पास एक प्लॉट है। ठीक है, उस प्लॉट के ऊपर आप कुछ भी खड़ा कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ये जो प्लॉट आपके पास है ना, ये होस्टिंग कहलाएगा। अब इस प्लॉट तक किसी को अगर आपने भेजना है, जैसे मैंने एक प्लॉट परचेज कर लिया है, अब मैंने क्या करना है, मैंने निदा इरम को बताना है कि जी यहाँ पे मैंने एक प्लॉट जो है वो परचेज किया है। ठीक है, तो मैं निदा इरम को क्या बताऊंगा कि मैंने 3 मरला का प्लॉट लिया है। बिल्कुल ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ कि मैंने 3 मरला का या 5 मरला का एक प्लॉट जो है वो परचेज किया है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं निदा इरम को एग्जैक्टली बताऊँ कि इस जगह पे मेरा प्लॉट है, तो मैं कैसे बताऊंगा? मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जी, एड्रेस की। एड्रेस की बिल्कुल ठीक, मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसके एड्रेस की। एड्रेस उस एड्रेस की बेस पे मैं बताऊंगा कि जी मेन सेंटर टाउन के अंदर स्ट्रीट नंबर यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक प्लॉट परचेज कर लिया है। उस एड्रेस को हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, अब देखें, अब वो मेरी मर्जी होगी, मैं उस प्लॉट के ऊपर या तो कोई महल खड़ा कर लेता हूँ
या कोई खैमा लगा देता हूँ या उसे खाली छोड़ देता हूँ, वो किसकी मर्जी है? टोटली मेरी अपनी मर्जी है। अब मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक कनाल जगह ले लेता हूँ, एक प्लॉट ले लेता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ, मैं उसके ऊपर एक खैमा लगा देता हूँ। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि वो मेरी अपनी अथॉरिटी है। मैं उसके ऊपर चाहे खैमा लगा दूँ, चाहे मैं एक आलीशान महल खड़ा कर दूँ, चाहे मैं उसे जो मर्जी कर दूँ, वो मेरी अपनी जगह है, मेरी मलकियत है, तो मैं उसे कुछ भी कर सकता हूँ। होस्टिंग जो होती है वो ऑनलाइन पे पड़ी हुई कुछ जगह है, कुछ जगह का टुकड़ा है, कुछ स्पेस है जो हमें ऑनलाइन मिल जाती है किसी सर्वर के ऊपर। वो जगह हम सिर्फ और सिर्फ रेंट आउट कर रहे होते हैं। यानी कि अब मैंने ये जो आप सब लोगों को नज़र आ रही है कि ये सैयद हमजा ताहिर हमारे सामने ओपन हो रही है, मतलब मैंने इसके लिए इंटरनेट के ऊपर थोड़ी सी जगह रेंट आउट की हुई है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने अपनी ये वाली वेबसाइट खड़ी की हुई है। मैं चाहूँ तो मैं इसे बिल्कुल बुरी सी वेबसाइट भी खड़ी कर सकता हूँ, जो जिसके अंदर कोई चीज़ भी ना हो, सिर्फ एक तस्वीर हो और कुछ टेक्स्ट हो बस। मैं इसके ऊपर पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट भी खड़ी कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर ब्लॉग भी खड़ा कर सकता हूँ। जिस तरह की मैं वेबसाइट चाहूँगा मैं खड़ी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डोमेन भी मेरी अपनी है और जगह का टुकड़ा भी मेरे पास है, दोनों चीज़ें हैं। तो मैं उसको मिला के किसी भी तरह की जो काम है ना वो करवा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा। तो हमें क्या पता लगता है कि जो होस्टिंग है वो ऑनलाइन थोड़ी सी किसी सर्वर पे पड़ी हुई थोड़ी सी स्पेस है, मेमोरी लोकेशन उसे कह लें, या आम अल्फाज में उसे कह लें कि हार्ड ड्राइव के ऊपर थोड़ी सी जगह दी हुई है हमें। ठीक है, उस जगह के लिए, उस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डोमेन भी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। उस डोमेन को हम कहते हैं उसका एड्रेस। अगर एड्रेस नहीं पता होगा तो आप कभी भी उस जगह तक नहीं जा सकोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि मेरी जो वेबसाइट है वो किस नाम से है, तो आप कभी भी वहां तक नहीं जा सकते। ठीक है, जब भी आपको ठीक नाम पता होगा तो आप उस लोकेशन के ऊपर चले जाओगे। अब क्या होता है, होस्टिंग हमें किसी न किसी से परचेज करनी पड़ती है, यानी कि रेंट आउट करते हैं बेसिकली हम। या तो अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, तो हम अपना डेडिकेटेड सर्वर भी ले सकते हैं। कि आप कहोगे सर हम किसी और से नहीं लेते, हम अपना सर्वर लेंगे, उसे लाइव करेंगे और उस पर अपनी वेबसाइट रखवाएंगे। आप अपना डेडिकेटेड सर्वर भी ले सकते हो, बट वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, ज़्यादा महंगा पड़ता है। उसके बजाय हम क्या करते हैं, हम होस्टिंग कंपनीज के पास जाते हैं और उनसे थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होस्टिंग कंपनी। तो ये देखिए मेरे पास कितने ज़्यादा नाम आ जाते हैं, ब्लू होस्ट, ड्रीम होस्ट, होस्टिंगर, होस्ट गेटर, A2 होस्टिंग, ग्रीन गीक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ये देखिए ब्लू होस्ट, रिकमेंडेड बाय वर्डप्रेस, रिलायबल वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म। ये सारे कह रहे हैं कि देखिए 60% ऑफ हुआ हुआ है। ये कह रहे हैं पावरफुल होस्टिंग फॉर योर साइट, फ्री डोमेन एंड एसएसएल इंक्लूडेड, वेब होस्टिंग। अच्छा, कुछ होस्टिंग वाले होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम आपको साथ में, आप होस्टिंग खरीदो, हम आपको डोमेन साथ में 1 साल के लिए फ्री में रजिस्टर्ड कर देंगे। आप होस्टिंग जगह हमारे से खरीदो, डोमेन आपको हम क्या कर देंगे, 1 साल के लिए फ्री में रजिस्टर्ड कर देंगे, आप 1 साल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये देखें, मुझे होस्टिंगर वालों ने ऑप्शन दी हुई है, फ्री डोमेन एंड एसएसएल इंक्लूडेड। ठीक है, अच्छा। अब हमें क्या करना होता है, हमें एक होस्टिंग परचेज करनी होती है। अब होस्टिंग हमें पैसे दे के ही लेनी पड़ती है, महंगी या सस्ती हो सकती है। महंगी या सस्ती होने का पैरामीटर क्या है इसकी, अगर मैं आपको एक नॉर्मल होस्टिंग की रेंज बताऊं तो 35 से $30, $30 से लेके आप ऐसा कह लो कि $70 to $80 तक होस्टिंग की कॉस्ट हमें पड़ जाती है अपने लिए।
हाँ, अगर आप किसी लोकल प्राइवेट ले लेते हो, किसी पाकिस्तानी की ले लेते हो, तो आप कॉस्ट कम भी कर सकते हो, बट अगेन कॉस्ट कम करने से हमारे पास जो कुछ फैक्टर्स हैं, जो कुछ पैरामीटर्स हैं, वो भी इफेक्ट होते हैं। कैसे? अब देखें, आप क्या करते हो, आपको किसी गांव के अंदर आप अगर एक प्लॉट खरीदते हो, आपको सस्ता मिल जाता है, बट वही प्लॉट जब आपने डीएचए में परचेज करना है तो आपको महंगा मिलेगा। हालांकि जगह तो सेम है, ठीक है, जगह तो सेम है, 5 मरला आप गांव में ले लो, तो मैं कहता हूँ आपको अभी गांव, ऐसे भी गांव है जहाँ पे 10,000 रुपये मरला, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये मरला चल रहे हैं। और अगर आप डीएचए की बात करो या किसी, तो वहां पे 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए मरला के प्राइस है। ठीक है, तो हम फिर क्या करें, फर्क क्या आ जाता है, फैसिलिटीज का। होस्टिंग में भी फैसिलिटीज का फर्क आ जाएगा। फैसिलिटीज में क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे कि अब हमने एक वेबसाइट यहाँ पे रखवानी है, उससे 24 घंटे लाइव रखना है। ठीक है, क्या है, 24 घंटे उसे लाइव रखना है। उस पर अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए तब भी उसे मैनेज करना है, उसका बैकअप की मैनेजमेंट भी करवानी है, उसके सपोर्ट से भी बात करते रहना है हमने अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो एक अच्छी होस्टिंग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी कि वो आपको स्पीड भी अच्छी प्रोवाइड करेगी, वो उनके इश्यूज भी कम से कम आएंगे, वो 24/7 आपकी वेबसाइट को लाइव भी रखेगी, ज़्यादा विजिटर्स को हैंडल करने के काबिल होगी, उनका सपोर्ट अच्छा होगा, 24 घंटे आपके लिए वो मौजूद होंगे, जब भी आप उनसे बात करेंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे, इवन वो आपके बिहाफ पे आपके इश्यूज भी रिजॉल्व कर देते हैं। अब मैंने जो होस्टिंग परचेज की हुई है, नेम चीप से की हुई है। अब नेम चीप भी क्या है, एक कंपनी है जो कि क्या करती है, होस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। इसी तरह डिफरेंट कंपनीज आ जाती हैं, जैसे देखें डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स वाले हैं ना, जो अपने घर बेच रहे हैं, इसी तरह से डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि होस्टिंग सेल कर रही हैं, डोमेन सेल्स कर रही हैं, वगैरह वगैरह। अगर मुझे कोई मसला आ जाता है और मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, मैं इन्हें मैसेज करूंगा कि जी मेरा ऐसे ऐसे इशू आ रहा है, इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ये देखें, चैट विद अ लाइव पर्सन, ये मुझे क्विकली रिस्पॉन्स करेंगे, और इवन ये नेम चीप का सपोर्ट इतना अच्छा है कि वो आपका रिजॉल्व खुद भी कर देते हैं। पहले तो आपको गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे करें, ये करें, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो आपके बिहाफ के ऊपर चीज़ें जो है वो करवा भी देते हैं। ठीक है, आपके बिहाफ के ऊपर आपके होस्टिंग में जो भी मसले मसाइल आते हैं उन्हें ठीक भी कर देते हैं, तो ये इनका फ़ायदा होता है। फ्री की होस्टिंग भी मिल जाती है, बट अगेन उसमें आपको सहूलियात नहीं मिलती, आपको मसले आते हैं, लिमिटेड स्पेस मिलती है। तो जितने ज़्यादा पैसे देंगे उतने ज़्यादा आपके, ये अगर मैं होस्टिंग की बात करता हूँ, वर्डप्रेस होस्टिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं सी प्राइसिंग एंड प्लान, देखिए एक $3 पर मंथ पे मुझे मिल रही है। देखिए मंथली है, मैं ईयरली कर लेता हूँ। देखिए $22, पहले साल 22, अगले साल ये 30 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 10 GB स्पेस है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कम विजिटर, यहाँ पे 200 विजिटर, 200K विजिटर्स को मैनेज कर लेगा, ये 500K विजिटर। मोर सीपीयू, मोर रैम, यहाँ पे इतना सीपीयू, 2 क्रॉस सीपीयू, 2 क्रॉस रैम, अप टाइम गारंटी, फ्री सीडीएन, फ्री एसएसएल, यहाँ पे कोई एसएसएल नहीं, कोई सीडीएन वगैरह नहीं। तो जितने ज़्यादा पैसे बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपके पास, देखिए फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। मैं ज़्यादा फैसिलिटीज़ की बात नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर फिर काफ़ी टेक्निकल टर्म्स इन्वॉल्व भी हो जाती हैं, जैसे कि बैंडविड्थ वगैरह वगैरह। बस हमें समझने के लिए इतना ज़रूरी है कि जितना प्राइस बढ़ रही है, ये 22 की है, ये 34 की है, ये 49 की है, बट ये पहले साल है, अगले साल ये 70 की हो जाएगी, ये 100 की हो जाएगी, और ये 30 की हो जाएगी। ये देखें, ये छोटा सा लिखा हुआ है, रिन्यूज फॉर 29.88,
रिन्यू होगी 68 पे, रिन्यू होगी 98 पे। तो पहले साल के अंदर हमें डिस्काउंट मिल जाता है, उसके बाद हमें जो है ना वो चीज़ें खरीदनी पड़ जाती है। इसी तरह की बहुत ज़्यादा है, हम परचेज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और यहाँ पे आपको सिनेरियो जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। होस्टिंग जो है वो आप ले लेते हो किसी और कंपनी से, कंपनी नंबर 1 से, और जो उसका एड्रेस है, जो उसका डोमेन है, वो आप ले लेते हो कंपनी नंबर 2 से। तो आप उन दोनों को मैप करवा सकते हो। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, आप लोगों के साथ भी ऐसे सिनेरियो आएंगे कि आपने ये जो मैंने डोमेन है ना, ये मैंने ली हुई है गोडैडी से। बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं कि जो डोमेन है वो रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। डोमेन जो है वो रजिस्टर्ड होती है, और जो होस्टिंग है वो रेंट आउट करनी पड़ती है। और अगर मैं एक डोमेन को रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं देता अगले साल, तो मेरी डोमेन एक्सपायर हो जाएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैं गोडैडी पे जाता हूँ, मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, मैं होस्टिंग की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ SayyedHamzaTahir.com। ये देखिए, वो कहता है SayyedHamzaTahir.com इज टेकन, वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। ये इसी तरह से है जैसे मैं कोका कोला के नाम पे अपनी कंपनी नहीं खोल सकता हूँ, अब पेप्सी के नाम पे अपनी कंपनी नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि पेप्सी का जो नाम है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैं एक बड़ा ग्लोबली ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकता जे डॉट के नाम से, मैं आउटफिटर्स के नाम से अपना ब्रांड नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि वो कंपनी रजिस्टर्ड है। इसी तरह से मैं गूगल के नाम पे दूसरी डोमेन नहीं ले सकता, गूगल ने अपनी सारी डोमेन ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है। अब देखें वो क्या कहता है कि SayyedHamzaTahir.com इज टेकन। आप में से कोई बंदा भी अब सैयद हमजा ताहिर रजिस्टर नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवाई हुई है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये गोडैडी से नहीं होगा। एक होती है domain.com, नेम चीप, डोमेन्स पे चले जाते हैं, डोमेन नेम सर्च, ठीक है। ये असूल जो है इसकी डेटाबेस सबके लिए सेम है, कोई भी रजिस्ट्रार इसे रजिस्टर्ड अब नहीं करवा सकता। अगर मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ ना SayyedHamzaTahir.com, इधर भी लिख लेते हैं, ये सारे रजिस्ट्रार है, domain.com वाले, GoDaddy वाले, नेमचीप वाले। ये रजिस्ट्रार भी हो सकते हैं, साथ में अपनी होस्टिंग भी जो है वो सेल कर सकते हैं। देखिए लिखा गया टेकन, दिस डोमेन नेम हैज ऑलरेडी बीन टेकन, रजिस्टर्ड। हाउएवर यू कैन मेक एन ऑफर। देखें ये भी एक पूरा कारोबार है। लोग क्या करते हैं, आपको भी ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये एक पूरा बिजनेस है। आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ठीक है, किसी सेलिब्रिटी के नाम की डोमेन रजिस्टर्ड करके रख लेते हो। ऑब्वियसली बात है आपको पे तो करना पड़ेगा। आप सपोज कहते हो आतिफअसलम.com। अब आतिफअसलम.com आपने परचेज रजिस्टर्ड करवा ली। अब आतिफ असलम चाहे जो मर्जी करता रहे, वो उसे रजिस्टर नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि आपने उससे पहले करवा लिया। आतिफ असलम को आपसे नेगोशिएट करना पड़ेगा कि जी इतने पैसे देता हूं तो मुझे मेरी डोमेन मेरे नाम की दे दो।
ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक बिजनेस होती है, यानी कि अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे अभी पिछले दिनों की बात है, किसी बंदे ने गूगल की एक छोटी सी सब डोमेन जो है ना, एक पता नहीं कौन सी एक्सटेंशन वाली रजिस्टर्ड करवा ली थी। गूगल ने उसे पता नहीं लाखों रुपया दे के उससे वो डोमेन खरीदी है वापस। जैसे आप लोग मेरे से कम्युनिकेट करके ले सकते हो डोमेन, बट मैं आपसे अपनी मर्जी के पैसे मांगूंगा कि मुझे इतने पैसे दे दो। और ऐसा हुआ था, गूगल ने जब स्टार्ट किया था तब भी गूगल का एक जो डोमेन है वो ऑक्यूपाई थी, उन्होंने काफ़ी पैसे दे के वो डोमेन जो है ली थी। और अभी रिसेंटली भी मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि किसी पर्सन ने एक गूगल की डोमेन एक्सपायर हुई और उन्होंने रीन्यू नहीं करवाई थी। अब पता नहीं, ये न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, ट्विटर के ऊपर थी या फेसबुक पे। तो गूगल ने उसे पता नहीं कितने पैसे दे के और उससे वो वापस ली, क्योंकि गूगल की अपनी ब्रांडिंग है। ठीक है। तो अगर आप लोग भी किसी की, ये अक्सर लोग ऐसे करते हैं, हमारे पास ब्लैक फ्राइडे आता है, जैसे ही ब्लैक फ्राइडे आता है तो ऑनलाइन सेल्स लग जाती हैं, डोमेन पे, होस्टिंग पे, ये थीम्स पे, प्लगइन्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर सेल लग जाती है, क्योंकि वो एक ग्लोबल इवेंट होता है ना। पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि उसे ब्लेस्ड फ्राइडे का नाम दे देते हैं, बट पाकिस्तान में भी ब्रांड्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स के ऊपर सेल लग जाती है। ठीक है। अच्छा, तो वो लोग क्या करते हैं, उस सेल के ऊपर 1 साल के लिए कम पैसों के अंदर, इवन इतने कम पैसे होते हैं कि $1 के अंदर भी आप डोमेन रजिस्टर्ड करवा लेते हो। $1 बनते हैं 150 रुपीज़ 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आप डोमेन रजिस्टर करवा लेते हो, फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो, आतिफ असलम की टीम को। आप कहते हो कि जी मेरे पास आपकी ये डोमेन है, तो अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो मुझे इतने इतने पे कर दो। जैसे कि जो आतिफ असलम .com है, शायद आपको पता हो, आतिफ असलम .com आज़ाद चाय वाला ने रजिस्टर्ड करवाई हुई है। अब देखिए, आतिफ असलम .com टेकन है, ये किसने रजिस्टर्ड करवाई हुई है? आज़ाद चाय वाला ने। कोई जानता है आज़ाद चाय वाला को? नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। वीडियोस वगैरह बनाते हैं पाकिस्तान के बिजनेस वगैरह के हवाले से। ठीक है। अब आतिफ असलम .com उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई हुई है। उन्होंने एक वीडियो भी बनाई कि मैं आतिफ असलम को कहता हूँ कि जी एक सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए गाना बना दें, एक मेरी नगमा बना दें, जो भी बिजनेस वाले हैं लोग उनके लिए, तो मैं उन्हें ये फ्री में गिफ्ट कर दूंगा। बट आतिफ असलम ने उस वीडियो का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो वीडियो आज़ाद चाय वाला ने अपने चैनल पे लगाई थी कि मैं जो है ये आपको दे दूंगा डोमेन, आप क्या करो कि सिर्फ और सिर्फ एक मिली नगमा बना दो कौम के लिए, जिससे जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उनके लिए कोई ना कोई जो है ना ऐसे इनकरेज हो जाए जिससे। बट आतिफ असलम ने वो ऑफ़र जो है वो रिजेक्ट कर दी थी, उसने तो एक्सेप्ट नहीं की, पता नहीं। बट ये है कि ये एक पूरा कारोबार भी है कि हम ये काम जो है वो इस तरह से करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एड्रेस होता है ना, एड्रेस इस जगह की तरफ पॉइंट करता है। जैसे ही आप उस एड्रेस पे जाते हो, आपको वो उस जगह पे ले जाता है। उस जगह के ऊपर जो वेबसाइट है आपकी, वो कोडिंग में भी हो सकती है, स्क्रैच या बिल्कुल कोड लिखो, वो वर्डप्रेस में भी हो सकती है, वो शॉपिफाई में भी हो सकती है, वो किसी भी CMS में किसी भी तरीके से वो हो सकती है, कोई भी उसका इशू नहीं है। ठीक है। जैसे ही आप उसकी डोमेन पे, उसके एड्रेस पे जाओगे, वो एड्रेस एक जगह पे आपको पॉइंट करेगा। वहाँ पे जब आपको चीज़ें जो नज़र आएंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, तो हो सकता है वो किसी बंदे ने कोडिंग से बनाई हो। वही बात जैसे मैंने आपको कहा कि आप बेशक महल खड़ा कर लें, बेशक खैमा डालें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। तो यहाँ पे बेशक आप इसे लाखों रुपए खर्च करके वेबसाइट बनवा लें, चाहे आप खुद ही टूटी फूटी बना लें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। तो वहाँ पे जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं आता हूँ।
अच्छा जी जी मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर। जी सर। अच्छा जी अच्छा जी, मैं क्या बात कर रहा था कि यहाँ पे टोटली मेरी अपनी मर्जी है कि मैं कोडिंग के थ्रू एक वेबसाइट खड़ी करवा लूँ, मैं वर्डप्रेस के थ्रू, मैं शॉपिफाई के थ्रू, जिससे मेरा दिल करेगा। डोमेन ने सिर्फ उस जगह की तरफ इशारा करवा देना है, पॉइंट करवा देना है। वहां पे आने के बाद हमें पता लगेगा कि वो चीज़ कैसी है। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ हमें जो है ना वो क्लियर हो चुकी है कि कोड से जैसे मर्जी हम बनाना चाहे हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई। मैं सिर्फ होस्टिंग को थोड़ा सा और बताना चाहूँगा ताकि आपको कल को इन टर्मिनोलॉजीज का जो है ना आप सुनेंगे अपने क्लाइंट से, वो अक्सर यूज़ करेंगे, तो आप ताकि कंफ्यूज ना हो। जो होस्टिंग है ना, बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम वो किसी से ख़रीदते हैं, रेंट आउट करते हैं कुछ अरसे के लिए। हमें उन्हें साल का रेंट पे करना होता है या माहाना रेंट पे करना होता है। जैसे मैंने आपको ये नेम चीप का ओपन करके भी दिखाया कि $22 साल का पे करना है, फिर अगले साल वो 30 हो जाएगा, फिर इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, अब होस्टिंग में क्या होता है बेसिकली, एक होता है सर्वर। उस पे अब एक सर्वर जो होता है वो हर बंदे को नहीं दे सकता। जैसे एक हाउसिंग स्कीम है ना, हाउसिंग स्कीम के अंदर एक बंदे ने हाउसिंग स्कीम शुरू किया, वो ये नहीं करेगा कि पूरी की पूरी स्कीम किसी एक बंदे को दे दे। हाँ, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, कोई पूरी खरीदना चाहता है, खरीद ले। बट उसमें क्या होता है कि जिसकी जितनी इस्तात है, कोई 3 मरले का खरीद लेता है, कोई 5 का, कोई 10 का, जो जितना पे कर सकता है। तो होस्टिंग में भी ये होता है कि उसके पास एक पूरा सर्वर है। उस सर्वर के ऊपर उसके पास एक सॉफ्टवेयर है, एक मैनेजमेंट टूल है, WHM। WHM क्या होता है? वो होता है वेब होस्ट मैनेजर। वेब होस्ट, क्योंकि देखें अब उसके पास पूरा सर्वर है, उसने अपने पास डिवीजन करनी है। जैसे एक हाउसिंग स्कीम होती है ना, या बल्कि और इसे आसान कर देता हूँ, जैसे एक आप गाड़ी में सफ़र करते हो ना, कोई भी फैसल मूवर्स है, डाइवो है, आप डाइवो में ट्रैवल करते हो, आपके पास एक पूरी बस जो है ना वो नज़र आ रही होती है। आपकी अथॉरिटी सिर्फ उस सीट तक है जो आपने बुक करवाई है, बट जो ऑपरेटर होता है उसकी एक्सेस सारी बस पे होती है। वो किसी की बुकिंग कैंसिल भी कर सकता है, किसी को सीट चेंज भी कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। बट आपने चूंकि सिर्फ एक सीट के पैसे दिए हुए हैं, एक सीट रजिस्टर्ड बुक करवाई हुई है, तो आपकी एक्सेस सिर्फ उस सीट तक होती है। चाहे आप उस सीट के ऊपर खड़े होकर चले जाएं, आपकी अपनी मर्जी। बट उसने क्या करना है, उसने पूरी बस को मैनेज करना है। इसी तरह हाउसिंग सोसाइटी वाले बंदे के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिससे वो पूरी हाउसिंग सोसाइटी को मैनेज कर रहा होगा कि अच्छा ये प्लॉट चला गया, ये प्लॉट चला गया, ये रह गया, ये रहता है, ये जगह है, ये जगह है, वगैरह वगैरह। वो जिस टूल से मैनेज करता है, होस्टिंग जिस सॉफ्टवेयर से मैनेज होती है, वो होती है वेब होस्ट मैनेजर। ये कौन इसे मैनेज करता है? जो सर्विस बेचने वाला है, जो होस्टिंग बेचने वाला है, वो इससे मैनेज करता है। वो इसे आगे होस्टिंग को डिवाइड कर देता है छोटे छोटे हिस्सों में। हम अपनी होस्टिंग जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करते हैं उसे कहते हैं सी पैनल। उसे क्या कहते हैं? सी पैनल कहते हैं। अब देखें, आपने अगर एक जगह एक होस्ट एक सोसाइटी के अंदर एक छोटा सा प्लॉट ले लिया है, आपने उस प्लॉट की मैनेजमेंट के लिए जो वो आपको एक सॉफ्टवेयर देगा ना, कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपने अपना प्लॉट मैनेज करना है।
प्लॉट के ऊपर क्या रखवाना है, कैसे रखवाना है, घर कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें, वो किससे आप मैनेज करते हो? वो आप करते हो सी पैनल से। कंट्रोल पैनल यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ, ये देखिए, सी पैनल इज अ वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सी पैनल। अब ये जो कंपनी है ना सी पैनल वाले, ये देखें सी पैनल की फैसिलिटी भी यही प्रोवाइड कर रहे हैं और WHM की फैसिलिटी भी यही प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, यानी कि मैं अपना सर्वर लेता हूं तो मैं भी इनकी मदद से उसे मैनेज करवा सकता हूं। नजमा रईस से अपना सर्वर लेती हैं, वो भी इसकी फैसिलिटी को अवेल कर सकती हैं। आसिफ अपना सर्वर लेते हैं, अपनी होस्टिंग की कंपनी शुरू करते हैं, तो वो भी इसकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है वो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। आपकी और मेरी क्लास हो रही है, हम इससे ले रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। हो सकता है कोई बंदा बिजनेस मीटिंग के लिए इसे यूज़ कर रहा हो सकता है कोई अपने घर बात करने के लिए, अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ कर रहा हो। हर किसी की अपनी अपनी नीड ज़रूर हो सकती है। इन सॉफ्टवेयर को कहते हैं थर्ड पार्टी सोल्यूशन। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी है, इनकी सर्विस नेमचीप भी यूज़ कर रहा हो सकता है, गोडैडी भी यूज़ कर रहा हो सकता है, और जैसे मैंने आपको बाकी होस्ट दिखाया है, जैसे कि ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, वगैरह वगैरह। ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेमस है। ऑलमोस्ट सारी होस्टिंग कंपनी जो है वो सी पैनल की सर्विस ही लेती है, क्योंकि हमने जो होस्टिंग होती है ना, जो आपका मेन सर्वर होता है ना, जो पीछे आपको नज़र आ रहा होता है, वो होता है, उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है लिनक्स, और लिनक्स कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर चलता है। क्या कोई बताएगा कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? जी सर, एक सर हमारी विंडो ऐसे का एक एक करके बोलो। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। जैसे हमारी ये विंडो है, ये GUI बेस्ड है। इसमें हर चीज़ हमें पिक्चर्स की या टेक्स्ट की फॉर्म में नज़र आ रही है, जबकि जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है वो ब्लैक स्क्रीन होती है, जिसमें मुख्तलिफ कमांड्स के ज़रिए ऑपरेशन जो है परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। अब हमारे पास, मैं बटन से काम कर लेता हूँ। अगर मुझे हर काम कमांड लिखनी पड़े, जैसे कि ये मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी CD डेस्कटॉप। ये इसने डेस्कटॉप ओपन कर दी है, ठीक है। अब मुझे नज़र नहीं आया, बट ये इसका जो कंट्रोल है वो डेस्कटॉप के अंदर जा चुका है, ठीक है। अब इस तरह से अगर मुझे काम करवाना हो तो ये होता है कमांड लाइन। बट मैं ऐसे भी तो जा सकता हूँ, मैं फाइंडर में जाता हूँ, मेरे पास ये पड़ा हुआ डेस्कटॉप, ये ले, मैं डेस्कटॉप में आ गया, ठीक है। तो ये दो तरीके के इंटरफेस हैं, कमांड लाइन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अच्छा, वो लिनक्स में है, उसे मैनेज करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए WHM होता है। अब हमें नहीं पता WHM क्या चीज़ है, वो होस्टिंग को जो मैनेज कर रही है कंपनी, वो इसको डील करवाती है, इससे वो चीज़ों की डिवीजन करती है, सबको एक्सेस देती है। हमारे पास जिसकी एक्सेस आती है वो होती है सी पैनल। हम अपनी होस्टिंग को, अपनी जगह को सी पैनल की मदद से मैनेज करते हैं, ठीक है। हमने जितनी सी जगह खरीदी हुई है, हमने जो 5 मरले का प्लॉट लिया हुआ है, उसे मैनेज करने के लिए हमारे पास अपना सी पैनल की एक्सेस होगा, एक लॉगिन होगा, एक आईडी होगी, एक पासवर्ड होगा। उसकी मदद से हम चीज़ों को एक्सेस करेंगे। वहाँ पे फाइल्स पड़ी होंगी, वहाँ पे ईमेल सर्वर्स लगे हुए होंगे जो ईमेल भी भिजवाते हैं। वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकेंगे अपनी होस्टिंग पे। हम बेतहाशा ऑपरेशन अपनी पार्टिकुलर जगह पे परफॉर्म करवा सकते हैं। सी पैनल की मदद से हम अपनी होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। हम अपनी होस्टिंग यानी कि अपनी उस पार्टिकुलर डोमेन जहाँ पे है, वहाँ पे अगर हमने करनी है तो हमें सी पैनल पे जाना पड़ता है।
तो अगर कल को आपके पास कोई शख्स आता है, क्योंकि हम लोगों ने सबका काम लाइव करके देना है, किसी का लोकल काम नहीं करके देना। लोकल तो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना। जो दुनिया के जो कोई और क्लाइंट आएगा वो लोकल नहीं होगा, वो क्या होगा, उसकी वेबसाइट लाइव होगी। तो ये बातें लाइव वाली बातें, ये जो अब मैं सी पैनल वगैरह कर रहा हूँ, लोकल में सी पैनल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लोकल में तो हम अपने कंप्यूटर में ही सारा कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को अगर कोई कहता है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल भी नहीं हुई, तो आप लोगों ने कहना अच्छा आप अपने मुझे सी पैनल की एक्सेस दें, मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद मैं आपका काम शुरू कर दूँ। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो आपने याद रखना है। होस्टिंग क्या है, सी पैनल क्या है, डोमेन क्या है, ये सारी बातें थोड़ा सा आपस में कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो जाते हैं, बट आप लोगों ने इसके अंदर जो डिफरेंस है वो हमेशा याद रखना है कि सी पैनल क्या है, WHM क्या है। WHM से हमारा कंसर्न नहीं होता, हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ सी पैनल तक होता है, जिसकी मदद से हम काम करते हैं। मुझे यहाँ तक बताएं, होस्टिंग, डोमेन और ये जितनी बातें की हैं, इसकी समझ आ गई है सबको? जी सर। जी जी, सिर्फ 2 लोगों जी का आंसर आया है, बाकी सब जी सर, खामोश आ हैं। गई। जी सर, समझ आ गया। जी क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक बात आ जाती है कि जी अब हमने वर्डप्रेस सीखनी है कि चलती कैसे है, मैनेज कैसे होती है, सारा कुछ। हमने बात की कि हमारे पास तो डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए। अब हमारे पास तो ना डोमेन है ना होस्टिंग है, बट हमने वर्डप्रेस की प्रैक्टिस भी तो करनी है, सीखनी भी तो है। तो अब हम क्या करें? हम ऐसा करेंगे कि हम इस वर्डप्रेस को चलाने के हमारे पास 2 सॉल्यूशन हैं। मैं यहाँ पे WP लिख लेता हूँ। इस पे प्रैक्टिस करने के, काम करने के 2 तरीके हैं। या तो अपने लोकल इन्वायरमेंट में इसे सेटअप कर लें, या फिर होस्टिंग खरीद लें। क्योंकि 2 ही इन्वायरमेंट होते हैं, एक होस्ट, एक लोकल है, एक लाइव है। लोकल वाला तो हमारे पास अपने कंप्यूटर की हद तक रहेगा, जो लाइव है उसके लिए हमें होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। बट जो वर्डप्रेस से अगर आपको लोकल में बनाने आता है ना, काम करना आता है, तो आप लाइव पे भी काम कर लोगे। मैं आपको लोकल पे भी दिखाऊंगा वही बात, और वही बात मैं आपको लाइव पे भी दिखाऊंगा। लाइव पे जाके कुछ चीज़ों ने चेंज नहीं हो जाना, सेम रहेंगी वैसे। ठीक है, लाइव पे जाके चीज़ों ने बदल नहीं जाना, बस आपने जो प्रैक्टिस जिस तरह से की होगी अगर आपको काम यहाँ पे करना आता है तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो है लोकल सेटअप कर लें, एक होता है लाइव कर लें। लाइव के लिए होस्टिंग पैसे देने पड़ते हैं, लोकल का तो फ्री है ना, वो तो हमारे अपने कंप्यूटर में हम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको क्या कहूँगा, अब हम सेटअप करेंगे वर्डप्रेस को लोकली। लोकली वर्डप्रेस को सेटअप करना टोटली मैनुअल करना पड़ता है, अपने हाथ से सारा कुछ खुद करना पड़ता है, जबकि होस्टिंग के ऊपर क्लिक के ऊपर इंस्टॉल हो जाती है। क्योंकि लोकल के अंदर हमारे पास फैसिलिटीज़ कम है, तो हमें अपने हाथ से मैनुअली सारा कुछ सेटअप करना पड़ेगा, डेटाबेस खुद बनानी पड़ेगी, फिर लिंक खुद करना पड़ेगा। जबकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप क्लिक करोगे कि वर्डप्रेस करनी है, बस वर्डप्रेस का आइकन होगा, वहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, एक ऐसे जैसे लोडिंग चलती है ना, प्रोग्रेस बार चलती है, वो चलेगी और आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। बट यहाँ पे लोकली हमें A to Z सारे स्टेप्स खुद करने पड़ते हैं, बट याद रहे ये वन टाइम एफर्ट होती है। इन्वायरमेंट आपको वन टाइम सेटअप करना पड़ता है, यानी कि किचन आपको एक दफ़ा बनाना पड़ेगा, फिर आप उसमें खाने जितने मर्जी बनाते रहें। हर दफ़ा नहीं होगा कि जब भी आपने कोई नया खाना बनाना है जी किचन को गिराओ, दोबारा नया किचन बनेगा। इन्वायरमेंट सेटअप एक दफ़ा होता है। हाँ, आप मल्टीपल किचन्स भी अपने घर में बना सकते हो, इसी तरह आप मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर भी वर्डप्रेस को सेटअप कर सकते हो।
टोटली आपकी अपनी मर्जी होगी। बस हम इसे एक दफ़ा सीख लेंगे। आप अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप अलग अलग फोल्डर बनाते जाओगे, आपकी अपनी मर्जी है, बेशक हज़ारों बनाओ बेशक लाखों बनाओ, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने लोकली की बात की है, उससे पहले लोकल से आने से पहले मुझे एक बात करनी चाहिए थी बट मैंने की नहीं। यहाँ पे wordpress.org और wordpress.com, हम जो सोल्यूशन यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे wordpress.org, क्योंकि फ्रीडम किस में ज़्यादा है, wordpress.org में या wordpress.com में? wordpress.org। एग्जैक्टली हमारे पास जो फ्रीडम है वो किसके अंदर ज़्यादा है, wordpress.org के अंदर। छोटी सी बात करूं तो wordpress.com की मदद से आप पैसे नहीं कमा सकते, जबकि wordpress.org की मदद से पैसे आपके होते हैं। ये देखें, एक पॉइंट है लिमिटेड मोनेटाइजेशन, और यहाँ पे मोनेटाइजेशन फ्रीडम। मोनेटाइजेशन से मुराद ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगा सकते हो। अगर आप wordpress.com वाली वेबसाइट पे ऐड लगाओगे तो आपको वर्डप्रेस को भी उसका कुछ हिस्सा पे करना पड़ेगा, जबकि अगर आप अपने तौर पे करोगे तो आपको wordpress.org के अंदर आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। याद रहिए wordpress.org लेफ्ट पे है, wordpress.com यहाँ पे लिखा हुआ। जैसा कि नवीद ने ऑलरेडी सारे पॉइंट बताए हैं, मेंटेनेंस वाला, ई कॉमर्स वाला, सारे पॉइंट इन्होंने बताए हैं ऑलमोस्ट कि ये कैसे है, कैसा फ़र्क है। तो हमने जो सोल्यूशन अडॉप्ट करना है वो wordpress.org वाला अडॉप्ट करना है। हम किस सोल्यूशन पे काम करेंगे, मैं वर्डप्रेस को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ wp.org। ये सेल्फ होस्टेड होता है या किसी ने करवाया होता है, हमें खुद होस्ट करवाना होता है या कोई और करवा के देता है? सर हमें खुद होस्ट करवाना पड़ता है, हमारा अपना सर्वर होता है। एग्जैक्टली हमें खुद होस्ट करवाना पड़ता है, यानी कि मैं किसी होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग खरीदूंगा, जैसे कि मैं नेम चीप से खरीदता हूँ, और मैं इसके ऊपर wordpress.org को इंस्टॉल करके कर सकता हूँ। ये सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा, जबकि wordpress.com जो है वो उन्होंने खुद करवाई हुई है होस्टेड, वो सेल्फ होस्टेड नहीं होती, वो कंपनी ने होस्टेड करवाई हुई होती है, वर्डप्रेस की कंपनी ने। पर मैंने चूंकि इस सॉल्यूशन को वैसे ही रद्द कर दिया है तो मैं बार बार wordpress.com की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा wordpress.org की। आज से मेरी बात सिर्फ और सिर्फ wordpress.org के गिर्द रहेगी, और ये हमें सेल्फ होस्ट करवानी पड़ती है, यानी कि हमें अपनी होस्टिंग लेके वहां पे रखवानी पड़ेगी, कोई मुझे होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। ये लोग होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं पर ये उसके चार्ज करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैंने ओपन किया हुआ था वर्डप्रेस, प्राइसिंग एंड प्लान पे आ जाए, $4 8 25 45। ये देखें इनकी होस्टिंग साथ इंक्लूडेड होती है। बट wordpress.org की बात करें, मैंने इसकी बात कभी भी अब नहीं करनी, मैंने करनी है wordpress.org। ये मुझे कुछ फाइल्स दे देगा, ये मुझे एक सॉफ्टवेयर दे देगा, ये कहेगा जहां मर्जी जाके इंस्टॉल करते रहो, तुम्हारी सरदर्दी है, मेरे से ये फ्री में ले जाओ, इसे जहां मर्जी जाके इंस्टॉल करो। अब मैंने बात करनी है जी इसकी, ठीक है। तो इसे अब मेरे पास wordpress.org को अपने पास रखवाने के कितने तरीके हैं, दो। एक तो मैं लोकल कर सकता हूँ, तो अभी तो आप लोगों के पास पैसे नहीं है, होस्टिंग डोमेन नहीं खरीद सकते आप लोग, तो आप लोगों ने ये सोल्यूशन नहीं करना, आप लोगों ने लोकल की तरफ ही जाना है।
या तो अगर आप कहते हैं कि सर हम पे कर सकते हैं, होस्टिंग अपनी ले लेंगे, डोमेन भी ले लेंगे, हम वहाँ पे काम प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हैं। बट क्योंकि सब लोग अभी नहीं ले सकते, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोकल पे काम कर सकते हैं। मैं आपको ड्यूरिंग क्लास लोकल इन्वायरमेंट भी दिखाता रहूँगा, लाइव भी दिखाऊंगा, और हम सी पैनल का विजिट भी करेंगे कि वो कैसा होता है। बट वो अभी नहीं करेंगे, हम बाद में, हम आगे आने वाली किसी क्लास में उसका भी विजिट करेंगे कि वो कैसा होता है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या कर लेना लोकल। तो अब हम चलते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन ज़ैम्प, कि हम ज़ैम्प की मदद से वर्डप्रेस अपने पास कैसे इंस्टॉल करेंगे। याद रहे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है, मेरे पास फोल्डर अलग तरीके से बनता है, सारा कुछ थोड़ा डिफरेंट रहता है। आपके पास विंडोज़ है, बातें वही हैं जैसे फाइल बनाते थे HTML की वगैरह वगैरह, सारी बातें सेम रहेंगी, कुछ फ़र्क नहीं है, बस आपने विंडोज़ के हिसाब से उसे करना। फिर मैं कह रहा हूँ कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना और स्टेप्स वैसे ही फॉलो करने हैं। मेरे चैनल के ऊपर पहले एक वीडियो पड़ी हुई है जिस पे मैंने विंडो पे की हुई है इंस्टॉलेशन, तो अगर आप वो भी देखना चाहोगे तो आप देख सकोगे, अगर किसी को इन केस इशू आता है। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं आएगा। सर ये विंडोज 7 पे इंस्टॉल करते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम आती है, विंडो 10 पे तो ऑटोमेटिकली हो जाती है इंस्टॉल। जी विंडोज 7 पे एक्चुअली सारा एरर होता है जैम्प की तरफ से, ठीक है, जी वो सर। 7 के साथ जो है ना मसला करता है, तो आप पुराना वर्जन अगर करेंगे तो फिर ठीक है, बट बाकी सारा मसले होते हैं जैम्प के। जैम्प आपको यानी पहले से एग्जाम पे इंस्टॉल सर करवा, ओल्ड वर्जन करूं, ओल्ड वर्जन उसका जी यूज करूं। जैम्प पुराना वर्जन करना है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, जैम्प आपको पहले से इंस्टॉल करवाने की सबसे बड़ी रीज़न थी ये कि हमने वर्डप्रेस भी करनी है। अगर हम अब आके जैम्प इंस्टॉल करते ना तो पूरा वीक मसले रहते कि सर जैम्प नहीं चल रहा, सर ये हो रहा है वो हो रहा है। अब हम इस चीज़ से बच चुके हैं कि सबके पास जैम्प ऑलरेडी उन्होंने सोल्यूशन ढूंढे हुए हैं, सबके पास इंस्टॉल्ड है। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ सीखना है, और आज ही आप जाएंगे और आपके वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी सबके पास। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जो कि किस जुबान में लिखा हुआ है, PHP में लिखा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्डप्रेस किस लैंग्वेज में बना है, तो आपने कहना है PHP में बना हुआ। मतलब कि आप PHP लैंग्वेज की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितनी पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले क्या कर लेना है, क्योंकि अब हमें वो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो हमें उस सॉफ्टवेयर का सेटअप चाहिए होता है, उसकी फाइल्स चाहिए होती है। तो आपने wordpress.org के ऊपर चले जाना, ठीक है। wordpress.org की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे गेट वर्डप्रेस पे क्लिक कर लें। जी मेरा इंटरनेट जो है वो भी थोड़ा सा, ये देखें वो कहता है प्राइसलेस एंड आल्सो फ्री, डाउनलोड करो एंड यूज इट ऑन योर साइट, अपनी साइट पे करो इस्तेमाल। आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। 16 MB का इसका ये छोटी सी फाइल्स होंगी, ये कुछ सेटअप होगा हमारा, ठीक है। आप लोगों ने क्या कर लेना है जी, इसे डाउनलोड कर लेना। जी बोर तो नहीं होगे इतने, यही बता दें जितने डाउनलोड हो रही है। नो नॉट सर। एट ऑल। नो सर। नो सर। जी अब जाग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबूत भी मुझे देते रहा करें कि जाग रहे हैं सब। तो थोड़ा सा आप ओवरव्यू दे दें जो भी आपने पहले करवाया। ओवरव्यू मैंने डोमेन और होस्टिंग का डिफरेंस बताया है कि डोमेन और होस्टिंग में क्या फ़र्क है, डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, ये सारी बात बताई है। फिर हमने चूज़ किया है कि wordpress.org या wordpress.com, तो हमने चूज़ किया कि हम wordpress.org को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीडम है। अब फ्रीडम कैसे है ये आपने पता करके आना था कि क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। इसके अंदर सर हमारे पास आपको देखा फ्रीडम, था इसमें ना डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस देखा था, कुछ जहन में बैठ रही कुछ उसमें थी।
इस तरह मतलब कोई डॉलर्स की उधर बात हो रही थी ये कि वो $299 देता है तो .com है, तो जो ORG है वो $50 इस तरह करने में नहीं, काफ़ी और डिफरेंस चीज़ है। है, बिल्कुल कुछ फ्री चीज़ें है। इधर बेटर थी, कुछ उधर थी। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमारे पास तब है जब आप खुद ज़्यादा काम नहीं करना चाह रहे या आप लिमिटेड चीज़ों को यूज़ करके काम करना चाह रहे हो, बट हमें चाहिए फुल फ्रीडम, ताकि हम अपनी मर्जी से जो करना चाहें वो करवा सकें। इसीलिए हम wordpress.org को यूज़ कर रहे हैं, और फिर हम उसकी वेबसाइट पे आए और हमने उसका सेटअप जो है, जो उसकी फाइल्स हैं, वो हमने डाउनलोड कर ली। अब मैं इस फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ। शो इन फाइंडर, ये मेरे पास फाइल्स पड़ी हुई, ये .zip फाइल में होगी। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे ये कंप्रेस्ड फाइल का नाम पता हो कि कंप्रेस्ड फाइल कौन सी होती है, WinRAR का जिसे ना पता हो? जी, आप लोगों ने ना आपके अपने कंप्यूटर में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, अक्सर वो पहले ही हुआ होता है, उसका नाम है WinRAR, ये वाला। ठीक है, इससे आप चीज़ों को कंप्रेस कर सकते हो, यानी कि उन्हें ऐसे समझ लो कि एक बैग का काम करता है। आप अपने कपड़े एक बैग में डालते हो, वो कंप्रेस हो जाते हैं, उन्हें जहाँ मर्जी ले जाएं, वहाँ पे जाके उसे खोल लें। ये टूल यही करके देता है कि आप फाइल्स को इसमें डाल के कंप्रेस कर देते हो, फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा दो और फिर वहाँ पे जाके इसे ओपन कर लो, वो फाइल्स बाहर आ जाएंगी। तो ये आप लोगों को पहले भी अक्सर इंस्टॉल होता है विंडोज़ के अंदर भी, तो आप लोगों ने ये कर लेना, ठीक है, उससे ये फाइल आपकी सही ओपन होगी। अब देखें, अच्छा, इसे शो इन फाइंडर, ये मेरे पास यहाँ पे फाइल्स आ गई हैं, सर मैंने इसे यहाँ WinRAR 64 और 32 बिट में अलग अलग करना पड़ता है। जी, WinRAR जो है सर WinRAR 64 बिट का अलग होता है और 32 बिट्स का अलग होता है, उसके मुताबिक ही जी, वर्क वो करेगा। जिस तरह उसके लिहाज से आपने कर, ठीक है, 64 है तो वो कर रहे हैं, 32 है तो वो कर रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या हो गया कि मैंने इसे ओपन किया, मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया, इसे मैंने अपने जैप के अंदर किसी फोल्डर के अंदर जाके रखवाना है जहाँ पे मुझे इसे इंस्टॉल करवाना है। मैंने इसे वहाँ से कॉपी कर लिया, मैं जैप के अंदर आ गया हूँ, htdocs के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे आपने एक न्यू फोल्डर जो है वो बना लेना है। मैं इसे क्या देता हूँ, मॉर्निंग WP, ठीक है, सबको ये फोल्डर जो है नज़र आ रहा है, मॉर्निंग WP। इसको मैं ओपन करता हूँ, मॉर्निंग WP को। याद रहे मैं htdocs के अंदर आया हूँ और वहीं पे जैसे आप फोल्डर बनाते हो, मैंने एक नया फोल्डर बना दिया मॉर्निंग WP। यहाँ पे आके मैं इस फाइल्स को पेस्ट कर देता हूँ। आपने इस पे राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, विंडो पे एक्सट्रैक्ट लिखा होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट विद WinRAR ऐसे करके लिखा होगा, आपने वो कर लेना है। वो फाइल फोल्डर से निकल के बाहर आ जाएंगी, इस तरह से वर्डप्रेस का एक फोल्डर बन जाएगा। मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे बेशक यहाँ से डिलीट कर दें। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी जो फाइल्स हैं वो अपने पास निकाल ली हैं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसे ओपन करें, यहाँ पे ये सारी फाइल्स मौजूद हैं। आप इसे इस फोल्डर के अंदर भी रख सकते हो, मैं इसे इस फोल्डर से कट कर रहा हूँ, इसे मैं यहाँ पे बाहर लेके आता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ सारी फाइल्स को। और ये जो वर्डप्रेस का ये जो फोल्डर है ना, वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर से ये जो सारी फाइल्स थी मैंने इसे कॉपी किया। अभी इन फाइल्स में क्या है, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, उसे कॉपी करें, बाहर ला के पेस्ट करें। अब ये जो वर्डप्रेस वाला फोल्डर है ना, बेशक इसे भी डिलीट कर दें। ठीक है, आपके पास क्या हो गया, एक पूरा का पूरा जो है ना फोल्डर इस तरह से आ गया। अब ये जो भी मैंने फाइल लेके आया था ना मैं, वो मैंने डायरेक्टली मॉर्निंग WP के अंदर रखवा ली। मॉर्निंग WP के अंदर है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइल्स पड़ी हुई हैं, इन्हें आपने कुछ भी नहीं करना, ना छेड़ना है ना कुछ, सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है, कॉपी करके
अपने फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी रखवा लेनी है, सिंपल। ठीक है, अब आप आ जाएं यहाँ पे अपना जैम्प स्टार्ट करें। वही जैम्प का ये स्टेप ऑप्शनल है, पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। अपाचे को स्टार्ट करना है, साथ साथ माई एसक्यूएल डेटाबेस को भी स्टार्ट करना है। आज आपने, आपके पास विंडो के अंदर पहले दो ऑप्शन होते हैं, ये देखें अपाचे दूसरा माई एसक्यूएल, दोनों को स्टार्ट करना है आज आपने। पहले आप सिर्फ एक को करते थे, बट अब हमें डेटाबेस की भी जरूरत है। ठीक है, माई एसक्यूएल डेटाबेस की भी और अपाचे की दोनों। ये देखिए ग्रीन हो गया, मतलब कि स्टार्ट हो गए। अब इसका कोई काम नहीं है, ऐसे बेशक क्रॉस कर। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या कर लेना है, अब यहाँ पे आ जाए सिंपल लोकल होस्ट। सिंपल एक दफा लिखें कि चल रही हैं चीजें कि नहीं। मैंने देखा चीजें चल रही हैं। यहाँ पे आके उस फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करें। उन फाइल्स को वो जो आपने रखवाई थी उन्हें छोड़ दें। यहाँ पे नाम लिखे, क्या फोल्डर का नाम था? जी क्या नाम था? WP3 WP3 मॉर्निंग मॉर्निंग WP नाम था। आप तो इतनी जल्दी नाम भूल गए हैं। मॉर्निंग WP नाम था। मॉर्निंग WP पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपके पास एक मैसेज शो करवा देगा। वो कहता है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, आगे जाने से पहले यू नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। आपको डेटाबेस की कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत है। यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग। ये 5 बातें मुझे पहले ही पता होनी जरूरी है। डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का यूजर, डेटाबेस का पासवर्ड, डाटा होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। अब मुझे तो ये 5 बातें फिलहाल नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी डेटाबेस क्रिएट ही नहीं की, तो मुझे उसका नाम कैसे पता होगा? इस स्टेप पे जाने से पहले मुझे डेटाबेस बनानी है। डेटाबेस आप कैसे बनाओगे? आप एक नए टैब में सिंपल आके लोकल होस्ट लिख लो। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है PHP माई एडमिन, इस पे क्लिक कर दें। अब हम डेटाबेस बनाने की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं? डेटाबेस बनाने की तरफ। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आके हमने अपनी डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। अब ये जो पूरा आपके पास इंटरफेस है ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये डेटाबेस के कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते ड्यूरिंग कोर्स। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि डेटाबेस CS के अंदर हमें 2 से 3 सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, तो मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट कवर अप नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आए, मैं दोबारा से आपको स्टेप बता देता हूँ। लोकल होस्ट पे आए, PHP माई एडमिन पे क्लिक करें। डेटाबेसिस के टैब में भी जा सकते हैं, यहाँ पे न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इजी रहे। डेटाबेस में आएंगे, यहाँ पे होगा डेटाबेस नेम, ऊपर लिखा हुआ क्रिएट डेटाबेस, कि आप अपनी डेटाबेस बनाओ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपनी डेटाबेस का नाम लिखूंगा। ठीक है, अच्छा मैं ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बताना चाहूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना आए। अच्छा जी, ये जो सारा काम हो रहा है ना लोकल वाला, ये सारा हम कर रहे हैं, ये रेड बाउंड्री से मुराद है जैम्प। हम जैम्प के अंदर अंदर रहते रहते ही सारा काम कर। हमने क्या किया, हमने एक फोल्डर बनाया,
मॉर्निंग WP के नाम से। उसके अंदर हमने अपनी वर्डप्रेस की सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट करके रखवा दी। अब हमारे पास यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आ गया है। इस सॉफ्टवेयर को अब हमने किसी डेटाबेस के साथ लिंक करवाना है। क्योंकि वर्डप्रेस PHP में बनी हुई है और आपको पता है PHP बैकएंड की लैंग्वेज होती है। तो PHP को चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए डेटाबेस के अंदर डाटा रखवाना होता है, फिर डाटा गेट करना होता है, फिर रखवाता है, फिर गेट करता है, वो यही काम करता रहता है। उसे डेटाबेस की ज़रूरत लाजमी है, उसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, अब वो क्या करेगा, हमें डेटाबेस की ज़रूरत है। अब हमने अपने इस फोल्डर को, जिसका नाम मैंने मॉर्निंग WP दिया है, इसे लिंक करवाना है एक डेटाबेस के साथ। तो मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी, उसका कोई नाम रखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे एक डेटाबेस का यूज़र जो है वो बताना पड़ेगा। अब डेटाबेस का यूज़र मैं खुद भी क्रिएट कर सकता हूँ, बट एक प्री डिफाइंड यूज़र भी मौजूद होता है यहाँ पे। अगर मैं ये यूज़र अकाउंट्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे एक यूज़र मिल जाता है रूट के नाम से। इसका यूज़र नेम क्या है? रूट। जी, क्या यूज़र नेम है? Yes, sir. रूट के नाम से। इसका पासवर्ड क्या है? सर नो, कोई पासवर्ड नहीं है। कोई पासवर्ड नहीं है। इसके पास इजाज़त कितनी है? ऑल फुल प्रिविलेज। अथॉरिटी है। ऑल फुल प्रिविलेजेस। अथॉरिटी प्रिविलेज ये होता है जैसे आपके फादर हैं, आपके फादर को घर में फुल अथॉरिटी है। अब प्रिविलेज ये होता है कि किसी को भी उसकी एक्सेस देना कि आप कितना काम जो है वो कर सकते हो। जैसे आपके घर अगर एक मेड है, आपके घर की मेड आपके दरवाजे का कलर चेंज करवा सकती है कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसे कलर चेंज कर दो? जी नो सर। नहीं करवा नो सकती। सर। ऑफ कोर्स नो। बट आपके जो फादर हैं उसके उनके पास क्या है, ऑल प्रिविलेजेस है। उनका दिल चाहेगा तो उसका कलर चेंज कर दें। क्यों? क्योंकि वो क्या है, घर के सरबराह हैं, वो सारे काम जो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या कर लेना है, वर्डप्रेस का यूज़र। क्योंकि वर्डप्रेस को आप अपने अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए एक यूज़र की ज़रूरत होती है। मैं एक यूज़र बना ही देता हूँ। इसका नाम है रूट। ये चीज़ों को वर्डप्रेस के डेटाबेस के अंदर रखवाएगा, वापस भेजेगा, सारा काम, क्योंकि इसके पास ऑल प्रिविलेजेस है। ये कुछ भी करवा सकता है, सारा काम करवा सकता है। हम डेटाबेस के मल्टीपल यूज़र भी बना सकते हैं। ये न्यू पे क्लिक करूंगा या ऐड न्यू यूज़र, मैं एक नया भी बना सकता हूँ, बट मुझे नया बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रूट मौजूद है। ठीक है, इसके पास इजाज़त भी सारी है। तो मेरी एक इंफॉर्मेशन डेटाबेस नेम वो मैं क्रिएट करूंगा तो मुझे डेटाबेस नेम का भी पता लग जाएगा, यूज़र नेम भी मुझे पता लग गया, रूट। पासवर्ड उसका कुछ भी नहीं है। और डेटाबेस का होस्ट कौन है? सर जी, कौन जैन। है होस्ट डेटाबेस? Local host. जी मतलब जी, तो मुझे तो सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई, लोकल होस्ट और टेबल प्रीफिक्स, मतलब कि टेबल से पहले क्या आना चाहिए ये मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ये चार इंफॉर्मेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है पहली। ठीक है, मुझे डेटाबेस मैं बनाऊंगा, मुझे नाम पता लग जाएगा, मुझे यूज़र का पता लग गया, मुझे उसके पासवर्ड का पता लग गया, मुझे डेटाबेस के होस्ट का पता लग गया, टेबल प्रीफिक्स मेरी मर्जी, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एक ये यूज़र एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ याद रखनी है कि ये जो रूट यूज़र है ये सिर्फ डेटाबेस का यूज़र है, वर्डप्रेस का यूज़र नहीं है। रूट किसका यूज़र है? सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस का। ये बात अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि अभी हम एक और यूज़र भी क्रिएट करेंगे
फिर आपके पास 2 यूजर आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला कौन सा था, ये वाला कौन सा था। जो रूट जो है वो पहले से बना हुआ था, इसका काम सिर्फ डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, दैट्स इट। वर्डप्रेस से कम्युनिकेट करना इसका काम नहीं है। हाँ, ये जो फाइल लेके आएगा डेटाबेस से वो वापस भिजवा देगा वर्डप्रेस की मदद से, वर्डप्रेस को शो करवा देगा वगैरह वगैरह, बट इसका जो लेना देना है वो सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के साथ। ठीक है, अच्छा मुझे पता लग गई इंफॉर्मेशन, मैं डेटाबेस पे आता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ मॉर्निंग WP। नाम ऐसा रखें जो आसानी से याद हो और मिलता जुलता हो। मैं मॉर्निंग WP इसका नाम भी रख देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें डेटाबेस बन गई, खाली है, कोई टेबल नहीं है। हमें पता है डेटाबेस रिलेशनल होती है, रिलेशनल डेटाबेस वो होती है जो टेबल की मदद से डाटा को स्टोर करे। यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, टेबल आपने क्रिएट नहीं करना। वर्डप्रेस अपनी मर्जी से जितने टेबल उससे ज़रूरत होंगे वो खुद ही क्रिएट करेगी, आपने सिर्फ डेटाबेस बना के छोड़ देना है बस। इसके अलावा बेशक इस टैब को क्रॉस कर दें और हमने कुछ भी नहीं करना। मेरे पास डेटाबेस का नाम आ गया मॉर्निंग WP, यूज़र आ गया रूट, पासवर्ड कोई भी नहीं, डेटाबेस का होस्ट लोकल होस्ट, टेबल प्रीफिक्स मेरी मर्जी होगी, सारी चीज़ें हो गई। मैं कहता हूँ लेट्स डू। वो मेरे से पूछता है डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम मॉर्निंग W3। मॉर्निंग मॉर्निंग WP है, कहते हैं मॉर्निंग WP। अच्छा, यूजर नेम का नाम क्या है? रूट सर। रूट। रूट पासवर्ड क्या नो कोई नहीं है सर। खाली छोड़ दो। देखिए डेटाबेस का होस्ट उसमें खुद ही लिखा हुआ है लोकल होस्ट, बिल्कुल ठीक है। और टेबल प्रीफिक्स वो कहता है जितने भी टेबल बनेंगे उससे पहले WP आ जाएगा। प्रीफिक्स से मुराद होता है पहले आने वाली चीज। तो मैं कहता हूँ WP ठीक है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, WP आने दो, खैर। मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, मैंने सबमिट पे क्लिक कर देना। अच्छा जी, अब आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास एक नई फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे इसके ऊपर फाइल मुझे मैनुअली क्रिएट करनी पड़ेगी, बट आप लोगों के पास ये वाला स्टेप नहीं आएगा। आप क्लिक करोगे ना वो डायरेक्टली फाइल क्रिएट करेगा और कर देगा, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है मैक की, इसीलिए मेरे पास ये स्टेप आया रहा है और मुझे फाइल मैनुअली बनानी पड़ेगी। बट आपके पास ये स्टेप नहीं आएगा, आप सबमिट पे करोगे वो फाइल खुद ही बना देगा। बट अब मुझे ये फाइल बनानी पड़ेगी मैनुअली, तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। ठीक है, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट मुझे ये खुद से बनानी पड़ेगी। विंडोज़ पे ये स्टेप नहीं आता। मैं जल्दी से फाइल अपनी बनाता हूँ। अच्छा जी, उसी फोल्डर के अंदर मुझे रखवानी है अपनी फाइल। ये अच्छा जी, आप लोगों के पास जैसे ही आप रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे ना, यानी कि वो जो मैंने अभी तक स्टेप किया ना फाइल मैनुअल क्रिएट करने वाला, आपके पास वो फाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी, उसके अंदर सारा कुछ हो जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप डिफरेंस है आपका और मेरे से, बस बाकी आपके सारे स्टेप सेम है। ठीक है, अच्छा अब ये मेरे पास जो वेलकम टू द फेमस 5 मिनट इंस्टॉलेशन, अब मेरे से वो क्या करेगा, मेरी साइट की इंफॉर्मेशन पूछेगा।
मैं लेता हूँ ई रोजगार टेक्निकल बैच 3, या मैं क्या लेता हूँ टेक्निकल मॉर्निंग बैच। अब ये देखें, ये एक नया यूजर आ गया। ये कौन सा यूजर है जो मैं बनाने जा रहा हूँ? यूजर नेम पासवर्ड। सर ये वर्डप्रेस का है, वो डेटाबेस का था। एग्जैक्टली, ये वो एडमिन है जो वर्डप्रेस को मैनेज करेगा। वो रूट को इसके साथ कॉम्प्लिकेट नहीं कर देना, ठीक है। ये वो वाला यूजर है जी। गाने शाने बंद कर लें, माइक किसका ऑफ है? लेक्चर ले रहे हैं, गाने सुन रहे हैं साथ में। ये यूजर जो मैं बनाने लगा हूँ, ये वाला एडमिन है। ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा रूट को, रूट डेटाबेस से कम्युनिकेट करके वापस भेज देगा, ठीक है। इसका नाम आप अपनी मर्जी से रख लेते हो, मैं एडमिन, और पासवर्ड मैं लिख लेता हूँ admin@pass। वो कहता है कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है। ईमेल, मैं यहाँ पे अपनी ईमेल दे देता हूँ। डिस्करेज सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसे अभी छोड़ दें, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये ऑप्शन आगे भी आएंगे, हम वहां से भी ये चीज़ें सेटल कर सकते हैं। साइट का टाइटल हम आगे जाके भी कर सकते हैं। ये मेरे से कुछ चीज़ें पूछेगा, आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चलेगा और आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, ये देखें। अब मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन के ऊपर। यहाँ पे मुझे कौन सा पासवर्ड लगाना है, रूट और खाली या कौन सा? वर्डप्रेस वाला सर, वर्डप्रेस वाला एडमिन। ईमेल वाला जो पासवर्ड यहाँ पे लगेगा एडमिन वाला, ये देखिए एडमिन, और उसके बाद admin@पासवर्ड। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, ये देखिए admin@पासवर्ड। मैं कहता हूँ रिमेंबर भी, मुझे याद रख लो, और लॉग। क्या ये वही डैशबोर्ड नहीं है जिसकी पिक्चर हम कल देख रहे थे? यस सर। हमारे पास क्या हो चुकी है, हमारे पास जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। क्या हो गया, वो सक्सेसफुली क्या हो गई है, इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ तक। अब आप अगर इसे क्रॉस कर देते हो, मैं सारी चीजें क्रॉस कर देता हूँ। अब मैंने अगर अपनी वेबसाइट पे आना है, मैं यहाँ पे ये देखिए, मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश, क्या लिखूंगा यहाँ पे? फोल्डर नेम। फोल्डर मॉर्निंग डब्ल्यू। मॉर्निंग WP। मॉर्निंग W पे मैं क्लिक करूंगा तो अब मुझे एक वेबसाइट नजर आने लग जाएगी वहां पे। ये देखें, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं आएगा अब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा तो देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आती है। वो क्या कहता है, जो मैंने नाम सेटल किया था, क्या ये वही नाम नहीं है जो मैंने रखवाया था, टेक्निकल मॉर्निंग बैच 3? यस सर। ये पूरी की पूरी एक वेबसाइट मेरे सामने आ गई है। इसके अंदर ये जो कंटेंट है, ये डिफ़ॉल्ट कंटेंट है, इसे आप कह लें डमी कंटेंट है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है। मैं यहाँ पे लॉग इन हूँ एज एन एडमिन। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसके डैशबोर्ड की तरफ जाऊँगा तो ये देखें, ये सारा कुछ आ गया। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए वापस आऊँ, htdocs में, अब मैंने अपने htdocs के अंदर मॉर्निंग WP के नाम से एक बनाई है। यहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। देखिए index.php लाइसेंस, ये वो काफ़ी फाइल्स हैं। अभी मैं इनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देने लगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में ये जो सॉफ्टवेयर हमारे पास चल रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, क्या ये किसी फोल्डर को नहीं एक्सेस किया हुआ आपने WP एडमिन?
Yes, sir. मतलब कि बेसिकली ये जो WP एडमिन अगर यहाँ से डिलीट हो जाए, क्या यहाँ पे कुछ नजर आएगा आपको? नो सर। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली फाइल्स ही रन हो रही हैं हमारे पास, पर वो हमें इंटरफेस ऐसा दे रही है कि हम यहाँ से क्लिक करके कुछ भी कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे मैं मॉर्निंग WP पे क्लिक करता हूँ तो मैं वेबसाइट पे आ जाता हूँ जो कि मुझे किसी भी यूज़र को नज़र आनी है। बट अगर मैंने इसके एडमिन एरिया में जाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा WP एडमिन, WP के बाद हाइफन और एडमिन एंटर कर दें। अगर मैं ये यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, ये अब मैं लॉग इन नहीं हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा WP एडमिन, WP ADMIN, अब वो मेरे से लॉग इन मांगेगा। यही चीज अगर आपको मैं लाइव करके दिखाऊं, ये देखें, सैयद हमजा ताहिर, SayyedHamzaTahir.com पे जाएंगे तो वेबसाइट नजर आएगी। अगर इसके डैशबोर्ड में जाना है तो /WP एडमिन, सेम वैसे ही प्रोसेस है। यहाँ पे मेरे से क्या मांग लेगा? पासवर्ड। तो क्या लोकल इन्वायरमेंट में और ग्लोबल इन्वायरमेंट में कोई फर्क नजर आया है? सेम ही तो है। मतलब अगर आप यहाँ पे काम करना सीख लेते हो तो कल को आप ये वाला किसी से लॉगिन पासवर्ड लोगे, एक चीज आपको और क्लियर हो जाती है, कल को आपने अगर किसी को काम करके देना है तो आपने उससे किस चीज की डिमांड करनी है? आईडी पासवर्ड के साथ। User इंटरफेस जो हमारे पास वर्डप्रेस है उसके पास होगा वो हम एग्जैक्टली हमने उसे उसकी वेबसाइट के यूजर नेम और पासवर्ड की डिमांड करनी है। किसकी डिमांड करनी है? उसके, एक तो हमें उसकी डोमेन पता होनी चाहिए। देखें, सारी वेबसाइट्स ऐसे ही खुलती हैं, ये देखें, बिल्ड इनोवेटिव पे चले जाएं, बस एक बात कंफर्म होनी चाहिए कि वो चीज़ वर्डप्रेस पे बनी हो। अब ये बीइंग गुरु मेरी वेबसाइट नहीं है, बट मुझे पता है कि ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। अच्छा, अब इस चीज़ के ऊपर लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई होती हैं, हम रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, WP एडमिन मैंने लिखा बीइंग गुरु, वो कहता है एडमिन पासवर्ड। अब मुझे बीइंग गुरु का एडमिन और यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता, मैं लॉगिन नहीं कर सकता। ये देखें, ये मेरी अपनी वेबसाइट है बिल्ड इनोवेटिव, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेम स्टेप है, डोमेन के आगे स्लैश डालें, WP एडमिन, यूजर नेम पासवर्ड, सैयद हमजा ताहिर के आगे डाला यूजर नेम, लोकल पे लोकल होस्ट लिखे, फोल्डर का नाम /WP एडमिन। अगर तो आप लॉगिन होंगे तो आप डायरेक्ट आगे चले जाएंगे, अगर लॉगिन नहीं है तो वो कहेगा यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ तक, बट यहाँ तक अब इसकी समझ आ गई है कि वहां पे भी वैसे है और यहाँ पे भी सेम चीज है। बट एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली मैं WP मॉर्निंग के अंदर इस फोल्डर को एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्या आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि ऑनलाइन भी ये वाला फोल्डर मौजूद है तभी चल रहा है? जी सर, मौजूद है। देखें, जब लोकल एनवायरनमेंट के अंदर फोल्डर पड़ा है तो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, अगर फोल्डर डिलीट कर देंगे तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। याद रहे कि इंटरनेट के ऊपर या कहीं भी जो चीज़ पड़ी होती है वही शो होती है। ऐसा नहीं होगा कि आप अपना वॉलेट ले जाएं और पैसे नहीं है, हाथ डालें, पैसे निकलने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले उधर वो चीज़ पड़ी होगी तभी आप उसे निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपके पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये याद रखने हैं। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये सॉफ्टवेयर खुद ही चल रहा है। जो फाइल्स हमने की हैं उनकी बेस पे ये सामने हमें व्यू नज़र आ रहा है। बेसिकली फाइल सारी डिलीट कर दो, कुछ भी नहीं चलेगा। ये देखिए। अच्छा, अब ये तो बात आ गई लोकल की। मुझे यहाँ तक बताएं कि इंस्टॉलेशन का प्रोसेस समझ में आ चुका है सबको कि कैसे इंस्टॉल करना है? यस सर। अगर Yes, किसी ने sir. साथ साथ नोट स्टेप्स के तो वो भी शेयर कर दीजिएगा। नजमा, आपने नोट्स बनाए हैं कि कैसे इंस्टॉलेशन करनी है? यस सर, काफी पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन कुछ मिस भी हो गए हैं। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ये वाली वीडियो भी अपलोड कर दूं और मैं अपनी पुरानी वीडियो भी कोशिश करूंगा, वो अपलोड होगी, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगा जहां पे आप विंडोज के स्टेप्स देख सकोगे कि विंडो पे कैसे होता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों यस सर। सर मैं पुरानी दोनों वीडियो का लिंक आप जल्दी शेयर कर दें सर। चले, मैं इंशाल्लाह लाजमी करूँगा। ठीक है, अच्छा, तो ये बात हमें समझ आ गई यहाँ तक। अब क्या बात कर रहा था मैं कि ये तो हो गया लोकल। हमारे पास एक फ्री वाला ग्लोबल सॉल्यूशन भी मौजूद है। ठीक है, एक फ्री वाला ग्लोबल सॉल्यूशन भी मौजूद है। वो क्या है? अब मैं लोकल तक यहाँ तक बात खत्म कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल की बात कर रहा हूँ। फ्री में 000 वेब होस्ट। ये देखें, फ्री वर्डप्रेस होस्टिंग, ये हमें फ्री में देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप तो हमें $40 $45 दिखाते रहे हैं, ये तो फ्री में दे रहे हैं, तो हम क्यों ना यही ले लें। फ्री में तो दे रहा है बट इसके इतने नुकसानात हैं, यानी कि आपकी प्रैक्टिस के दौरान ही आप देखेंगे, थोड़ा सा कोई प्लगइन करेंगे चलेगा नहीं, साइट आपकी कभी डाउन हो जाएगी, कभी क्या हो जाएगी, कभी क्या हो जाएगी। ये तो बस इन्होंने एक तरह से लोगों को, बेसिकली ये होस्टिंगर वालों का प्रमोशन है एक तरह से। ठीक है, पावर्ड बाय होस्टिंगर, ये फ्री वाली है। ठीक है, आप इस पे जाओगे आपको बार बार ऐड आएंगे कि अपग्रेड करो अपग्रेड करो अपग्रेड करो, तो आप तंग आके अपग्रेड कर ही लोगे। ठीक है, बट हम इस पे फ्री में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये आप लोग कल बना के आएंगे खुद सब। इसके ऊपर भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मैं हर दफ़ा ही इस पे लॉगिन किया, पता नहीं है मेरा कोई अकाउंट ऐसा है जो लग सके या नहीं। बट यह है कि आपने सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो। जैसे आम वेबसाइट पे साइन अप करना होता है ना, यहाँ पे भी वैसे ही साइन अप कर लेना। ठीक है, जैसे आपके पास सिंपल साइन अप होता है ना कि किसी भी वेबसाइट पे आप करते हो, वैसे यहाँ पे कर लेना है। फेसबुक की मदद से कर लो, वैसे कर लो, जैसे भी करना है। आप आगे आगे जाओगे, आपको स्टेप्स खुद ही समझ आते रहेंगे, कोई मुश्किल स्टेप्स नहीं है। और ये मैंने शायद पिछले बैच को करके दिखाया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा, वो शायद एक ही वीडियो में मैंने किया है या पता नहीं 2 अलग अलग वीडियो, बट मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के लिंक्स आपके साथ शेयर करूँ, आप वहाँ से देख लोगे। आपने यहाँ पे भी अकाउंट बनाना है, ये आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट आपकी क्या है कि लोकल होस्ट पे भी इंस्टॉल हो और 000 वेब होस्ट पे भी अकाउंट बना लेना। ठीक है, सिंपल आप लोगों के पास जो आपका क्या होगा, क्या कहते हैं उसे, अपना ईमेल और पासवर्ड जो है उसकी मदद से बना लेना। जी मैं कुलसूम, ये देखिए नीचे साइन सर अप का वो बस बटन, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जब डेटाबेस हम क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। नहीं सर, जो हमने पहले PHP माई एडमिन में हम गए तो वहाँ पे सिर्फ हमने क्रिएट डेटाबेस में डेटाबेस का नेम देना है, बाकी सारी चीजें सेम ऐसे ही रहनी है जो पहले से ऐसे ही जैसे है। बिल्कुल, नाम दें और नीचे गो का बटन होगा या क्रिएट का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे आपकी डेटाबेस बन जाएगी। यस सर, यहाँ पे डेटाबेस का नेम आ रहा है और उसके साथ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं ना, वो UTF-8 MB4
नहीं इनको कुछ नहीं भी नहीं करना। छूना। जी जी बिल्कुल। या आप ऐसा ओके करें, सर, मुझे थैंक एक अपनी ईमेल बता दें, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जी उम्मे कुलसूम, आप अपनी ईमेल बता दें मुझे। यू। जी कोई एक स्टूडेंट अपनी ईमेल बता दें जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर MISAQY MISAQI 127@gmail.com। 1 to 7 या 1 से 7 तक पूरा? नहीं सर 1 to 7 बस। अच्छा जी, मैं पासवर्ड अपनी तरफ से कुछ लिख रहा हूँ, मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। इसी तरह से आपने अब आपने वेरीफाई भी करना है अपनी मेल। जब तक मेल वेरीफाई नहीं ना करेंगे ये स्टेप आगे नहीं चलेगा, तो आपने वेरीफाई फौरन करके मुझे बताना। ओके सर। आपके पास एक मेल आएगी। आपके पास मेल आ चुकी है, उसे कंफर्म यस सर, करें। वेरीफाई कर। यस सर, कंफर्म कर दिया। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तब ये स्टेप आगे चलेगा, वरना ये घूमता ही रहेगा, ठीक है? तो आप लोगों ने भी ये नीचे लिखा भी हुआ है, वी हैव सेंट अ कंफर्मेशन ईमेल योर वे, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू कंटिन्यू योर जर्नी। ईमेल वेरीफाइड हो गया सर। ठीक है, देखें जैसे ही ईमेल वेरीफाई किया है मेरे पास आ गया लेट्स क्रिएट सम मैजिक। इसके ऊपर सिंपल क्रिएट कर दें। वो मेरे से सारे ऑप्शन खुद पूछ रहा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू, लर्न करना है, ऑनलाइन स्टोर करना है, क्रिएट वेब डिज़ाइन, स्टार्ट अ ब्लॉग, क्या करना है या कुछ और करना है, ठीक है? आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन अपनी मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अगर स्टार्ट अ ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरे से टॉपिक पूछने लग जाएगा। खैर मैं इसे स्किप कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं अदर पे क्लिक कर। अच्छा, यहाँ पे वो मेरे से पूछता है वेबसाइट का नेम। मैं कोई भी लिख लेता हूँ, जैसे कि इमरान अजहर। ये हमें एक सब डोमेन भी बना के देगा, इमरान अजहर 123 के नाम से। अच्छा जी, आप लोगों ने अपने हिसाब से नाम डालना है। मेक श्योर करना है कि वो नाम यूनिक हो, पहले से टेकन ना हो। मैंने लिखा है इमरान अजहर 1 2 3 4 5। वो क्या कहता है, हमारे वेबसाइट बिल्डर से अपलोड करो साइट या इंस्टॉल वर्डप्रेस। सिंपल आप इंस्टॉल वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, मैं वही लिख लेता हूँ एडमिन। बट यहाँ पे मुझे वो ज़रा रिस्ट्रिक्ट करता रहेगा। मैं ये लिख लेता हूँ एडमिन 123 अंडरस्कोर। आप लोग भी याद रखिएगा, ऐसे ना भूल जाए। इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ये देखें वो सारे स्टेप खुद ही कर रहा है। देखें रिट्रीविंग वर्डप्रेस फाइल्स, वर्डप्रेस की फाइल्स को रिट्रीव कर रहा है, यानी कि डाउनलोड कर रहा है जैसे हमने की थी, ठीक है? wordpress.org पे जाके अनपैकिंग, हमने उसे अनजिप किया था, उसे खोला था, सारी फाइल बाहर निकाली थी, अनपैकिंग हो रही है। मुझे करना नहीं पड़ा, सारा कुछ खुद ही कर रहा है।
देखिए क्रिएटिंग अ डेटाबेस, डेटाबेस भी अपनी मर्जी से खुद ही बना रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप क्या था वो हम देख लेते हैं। सेटिंग अप अ डेटाबेस यूजर, वही रूट जैसे हमने सेटअप किया था उसी तरह ये एक यूजर सेटअप कर रहा है। उसके बाद डेटाबेस प्रिविलेजेस, वही अगर मैं नया यूज़र बनाता तो सारा कुछ मुझे खुद बनाना पड़ता, बस इन्होंने यूज़र इंडिकेशन के लिए सारी बातें बताई हुई हैं। जनरेटिंग कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, वही फ़ाइल जो मैंने मैनुअली बनाई थी और आप लोगों की ऑटोमेटिकली बन जाएगी। फाइनलाइजिंग, और ये करने के बाद मेरी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होकर रेडी हो जाएगी। होस्टिंग सी पैनल पे भी ऐसे क्लिक पे इंस्टॉल हो जाती है, सारा कुछ ऑटोमेटिकली होता है, हमें नहीं करना होता। ये देखिए अब आ गया गो टू द कॉन्फ़िगरेशन पेज, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। ये देखिए इमरान अजहर 1 2 3 4 5, ये इनकी एक सब डोमेन बन गई है। मैंने पासवर्ड क्या रखा था जी, admin@us, वो तो रिजेक्ट हो गया था ना, हमने ये रखा था admin 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अंडरस्कोर। ये देखिए यहाँ पे भी वही बात है, वैसी चीजें हैं, प्लस आपको ये एक्स्ट्रा चीजें नजर आ रही होंगी जैसे ये WP फॉर्म ऑल इन वन, ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल चीजें उन्होंने ऐड अप की हुई हैं। ये देखें क्योंकि फ्री वाली है तो ऐड तो चलेंगे ना, विदाउट ऐड तो नहीं ना आप इस्तेमाल कर सकते। तो ये देखिए ये प्रमोशनल चीजें हैं सारी चीजें। WP फॉर्म्स एज अ प्रमोशन ऐड किया हुआ है, ऑल इन वन माइग्रेशन इनसाइट्स, ये प्रमोशन के तौर पे उन कंपनी से या तो पैसे चार्ज किए होंगे या इनकी अपनी प्रोडक्ट्स होंगी, तो इन्होंने एज अ प्रमोशन ये चीज़ इंक्लूड करवाई हुई है ताकि लोगों को इसका पता चल सके। बाकी सेम है, पोस्ट मीडिया पेज सारा कुछ। अब फ़र्क क्या है, ये लाइव है, अगर ये एड्रेस मैं आपको दूं, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है। ये देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे वेबसाइट ज़रा डिफरेंट आ रही है, तो ये डिफरेंस है थीम का। वहाँ पे डिफरेंट थीम लगी हुई है, लेटेस्ट लगी हुई है, यहाँ पे एक पुराना वर्जन लगा हुआ है, इसीलिए ऐसा नज़र आ रहा है। बाकी फ़र्क कोई नहीं है, वो हम बदल सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो बस आप लोकल होस्ट पे कैसे खोलेंगे, लोकल होस्ट / मॉर्निंग WP, ये और यहाँ पे बाकी देखें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दोनों की अलग है, वो थीम की वजह से है। उसके बारे में परेशान नहीं होना कि सर वो कुछ और है ये कुछ और है, दोनों सेम है। जब भी आपने चेक करना है तो इसके आगे इमरान अजहर 1 2 3 4 5, मैं ये कॉपी करता हूँ, इमरान अजहर को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ ताकि ये भी अपने पास सेव रख लें। जो आपके पास इसका पासवर्ड है वो भी मैं आपको भी मैसेज कर देता हूँ कि क्या रखा था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन कर लेनी है, लोकल होस्ट पे भी कर लेनी है। ये दोनों आपके टास्क हैं, कल किसी भी सूरत में आप लोगों ने ये लाजमी करके आना। बात समझ आ गई है सबको? मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ। यस सर।